नमस्कार दोस्तों, पथ क्लासेस डीडवाना के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा के विषय में पढ़ा था। पिछला जो वीडियो हमने देखा है अपनी हिंदी का तीसरा वीडियो था और उस वीडियो में हमने संज्ञा के विषय में पढ़ा था। संज्ञा और उसके दो भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, इन दो भेदों के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में हम इनके जो आगे का टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं। इनके आगे तो पहले मैं आपको ये बता दूं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बाद में हमने जातिवाचक संज्ञा का एक उपभेद, जातिवाचक संज्ञा के उपभेद जिनको हमने द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक में विभाजित किया था। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा में विभाजित किया था, उनके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि अगर अलग से इनके बारे में ऑप्शन आ जाए तो ये अलग भेद है, अन्यथा ये हिंदी में जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही इनको रखा गया, यानी ये जातिवाचक संज्ञा के उपभेद है। हिंदी में ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही माने जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा के उपभेद है। यदि प्रश्न अलग पूछ लिया जाए तो ये अलग ऑप्शन में दिया हुआ हो तो इनका हमें चयन करना है, अन्यथा ये जातिवाचक के अंतर्गत माना जाएगा। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले संज्ञा का, जातिवाचक का जो पहला भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। देखो, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। परिभाषा में देखें तो अपने ये जातिवाचक संज्ञा का उपभेद है, परंतु हिंदी में या आधुनिक जो व्याकरणाचार्य हैं या हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी के प्रचलन की वजह से ये दो उपभेद और कर दिए गए हैं। तो यहाँ हमें ध्यान में रखना है, एक तो जितने भी द्रव्य है, जितने भी द्रव्य या द्रव्य, उन सब को हमें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखना। यहाँ द्रव और द्रव्य दोनों में फर्क है। द्रव अलग चीज है, द्रव्य अलग चीज है। द्रव का मतलब होता है वो सभी तरल पदार्थ जो बहने वाले हैं, वो तो सारे के सारे द्रव के अंतर्गत आ जाएंगे। और द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, जितने भी पदार्थ है वो सारे के सारे द्रव्य के अंतर्गत आ जाएंगे। हमें ध्यान में रखना है, यानी हम कह सकते हैं कोई भी वस्त्र, आभूषण, खाद्य पदार्थ, धातु, खनिज इत्यादि सारी की सारी चीजें किसके अंतर्गत मानी जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानी जाएगी। यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज जिसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि वो वस्त्र, आभूषण, खाद्य पदार्थ, धातु या खनिज, इनसे संबंधित कोई भी नाम यदि आता है तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाएगा। यदि परीक्षा में उसमें द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं दी हुई हो तो यहाँ उसको हमें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानना होगा। यहाँ हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ हम जैसे कि कोई भी बात कर ले, कमीज की बात कर ले, पैंट की बात कर ले, शर्ट की बात कर ले, वो सारे के सारे, अंगूठी की बात कर ले, कोई भी धातु है, अंगूठी की बात कर ले, वो सारी की सारी इसमें मानी जाएगी। खाद्य पदार्थ की बात करें तो गेहूं की हम बात कर सकते हैं, गेहूं भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाएगा। घी, तेल, पानी, ये सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाएगा। लकड़ी, कोयला, प्लास्टिक आदि ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानी जाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि वो सभी वस्तुएं जिनसे हमारी शारीरिक क्रियाएं संचालित होती है, शारीरिक
क्रियाएं जिनसे संचालित होती है वो सारी की सारी चीजें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानी जाती है। अगर हम देसी तरीके से इसको सीखने की कोशिश करें तो वो सारी वस्तुएं जिनका हम माप या तोल कर सके, माप या तोल कर सके, वो सारी की सारी वस्तुएं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानी जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि वो वस्तुएं जिनको हम नाप सकते हैं, जिनका हम माप कर सकते हैं किलो में, लीटर में, जिनको नाप सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानी जाएगी। वो सभी वस्तुएं जो ठोस, द्रव और गैस को प्रदर्शित करती है, वो सारी वस्तुएं जो ठोस, द्रव, गैस को प्रदर्शित करती है, उनको भी हम किसके अंतर्गत मानेंगे? उनको भी हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। ठोस, द्रव और गैस में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जिसका कोई ना कोई नाम हो, वो वस्तु द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानी जाएगी। अगर परीक्षा में द्रव्यवाचक ऑप्शन में नहीं हो तो उसको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाएगा। ये इसको पहचानने का तरीका है। हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा अलग से नहीं है, इसको जातिवाचक संज्ञा का ही उपभेद माना गया है। दूसरी संज्ञा की अगर हम बात करें तो वो है समूहवाचक संज्ञा, है ना। ये तो जैसे इसको हम करें तो अगणनीय संज्ञा कह सकते हैं। इसको द्रव्यवाचक जो संज्ञा है इसको अगणनीय संज्ञा कह सकते हैं, जिसकी गिनती न की जा सके, नॉन काउंटेबल संज्ञा इसको हमें कह सकते हैं। अगली संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, देखो ये समूहवाचक संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा का उपभेद मानी गई है। यहां हमें ध्यान में रखना है समूह सदैव व्यक्ति, वस्तु या जानवर का हो सकता है। जानवर का समूह हो सकता है, व्यक्ति का समूह हो सकता है, वस्तुओं का समूह हो सकता है और जानवरों का समूह हो सकता है। और इस समूह के लिए जो नाम डिसाइड किया गया, निर्धारित किया गया, उस नाम को हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। तो यहाँ में ध्यान रखना, व्यक्ति के समूह की अगर हम बात करें, व्यक्ति से संबंधित अगर पूछा जाए तो व्यक्तियों में जैसे परिवार, कक्षा, भीड़, दल, टीम, संघ, सभा, लोकसभा, विधानसभा, सेना, पुलिस इत्यादि। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो समूह को प्रकट करती है। इसी में आगे आ जाए वृंद, व्यक्तियों का विशेष जो बुद्धिजीवियों का समूह है, व्यक्तियों का बहुत से नाम है जो समूह को प्रकट करते हैं। तो ये जो चीज है, रैली है, सभा है, संगोष्ठी है ना, ये सारे के सारे जो नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रकट कर सकते हैं। यानी वह नाम जिनमें व्यक्तियों के समूह का बोध होता है वो इस समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानी जाएगी। और समूहवाचक ऑप्शन में नहीं हो तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानी जाएगी। वस्तुओं की अगर बात करें, वस्तु की अगर बात करें तो इसमें गुच्छा, ढेर, मंडल, गुच्छा, ढेर, मंडल, बहुत सारी चीजें इसमें शामिल की जा सकती है। तो यहाँ हमें ध्यान में रखना है आगार, श्रृंखला आदि जो चीजें हैं वो वस्तुओं के संबंधित है। वस्तुओं के आधार पर इनको लिखा जा सकता है। जानवरों की अगर हम बात करें, जानवरों में अगर बात करें तो झुंड, टोली, है ना। ये जो
झुंड है, टोली है, ये जो शब्द है ये जानवरों के समूह को प्रकट करने वाला शब्द है। तो ये जो शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाएंगे और समूहवाचक संज्ञा हिंदी में जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाएगा। तो यहाँ परीक्षा में प्रश्न आने के आधार, प्रश्न की भाषा के आधार पर हमें इसका चयन करना होगा। यहाँ ये दो भेद हिंदी में और माने जाते हैं, ये दो भेद अलग न मानकर जातिवाचक संज्ञा के उपभेद है। लेकिन अंग्रेजी के प्रचलन के आधार पर या आधुनिक व्याकरणाचार्यों ने इसको अलग से प्रदर्शित किया गया, परीक्षाओं में इनके बारे में पूछा जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें आपके सामने आ गई है, अगर ये परीक्षा में आती है तो उनको हमें ऑप्शन के आधार पर चयन करना होगा, अन्यथा अपनी हिंदी में इनको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही माना गया है। अगला इनका जो भेद माना जाता है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का अगला भेद है भाववाचक संज्ञा। दो भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और जातिवाचक के उपभेद हमने पढ़ लिए हैं। अगली संज्ञा मानी जाती है भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ हमें ध्यान में रखना है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो मैं देसी तरीके से इसको पहचान इसकी बताने का प्रयास करूंगा कि भाववाचक संज्ञा किसेंगे। भाववाचक संज्ञा ऐसी वस्तु जिसको ना तुम स्पर्श कर सकते हैं, ना तोल सकते हैं, ना माप सकते हैं, यानी हम जिसको पकड़ नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, जिसको उठा नहीं सकते, जिसका माप तोल नाप नहीं किया जा सकता, केवल और केवल जिसको महसूस किया जा सकता है, महसूस जिसको किया जा सकता है, वो संज्ञा क्या मानी जाती है? भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। यानी व्यक्ति के मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उन विचारों को ही हम क्या कहेंगे? भाव कहेंगे। हम परिभाषा के आधार पर देखेंगे व्यक्ति के क्रोध, ईर्ष्या, घृणा आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले जो शब्द क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, स्नेह आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले जो शब्द है इनको हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत मानेंगे। भाव व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए मनोभावी है, इनको हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत मानेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, उसके गुण, धर्म, दशा, स्थिति, आकार, प्रकार है ना, इनसे संबंधित भाव का बोध करते हैं तो वहां हमें इनको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखना है। यानी वह वस्तु जिसको हम पकड़ नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, केवल और केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे क्रोध नाम है, क्रोध को पकड़ थोड़ी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं क्यों? तो महसूस जिसको किया जा सकता है उसको हम भाववाचक संज्ञा के। जैसे अपना नाम आ जाए बचपन, बचपन एक समय का नाम था, एक दशा का नाम है, पकड़ थोड़ी सकते हैं। बचपन एक भाव है। बुढ़ापा, बुढ़ापा एक भाव है। नौकरी, नौकरी एक भाव है। बुढ़ापा, नौकरी, बचपन, ठीक है। हंसी, हंसी क्या है? एक भाव है। मुस्कुराहट, मुस्कुराहट क्या है? भाव है ना। ये जो सारे शब्द हैं जिनको हम केवल और केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन शब्द को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। जैसे कोई भी शब्द आ जाए, समझ, मिठास, समझ, मिठास, शैशव काल, युवा, युवावस्था, ये सब के सब
भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत मानी जाएंगी। यहाँ आपको ये चीज ध्यान में रखना, नौकरी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, बुढ़ापा, बचपन, ये जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाएंगे। यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये भाववाचक जो संज्ञा, जैसे एक शब्द चलता है अपने चुनाव, किसी का भी चुनाव करना हो या चुनाव की जो प्रक्रिया है वो भाववाचक संज्ञा है। कोई लूट हो गई हो, लूटना तो क्रिया है लेकिन लूट क्या है, वो भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। तो ये जो शब्द कहीं पर भी यदि वाक्य में लिखे मिलते हैं तो वो सारे के सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाएंगे। अब भाव जो है वो दो प्रकार से प्रकट किया जा सकता है, यानी भाववाचक संज्ञा जो है उसको दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला यौगिक भाव है और दूसरा है अयौगिक भाव। पहला तो यौगिक भाव है और दूसरा अयौगिक भाव है। अयौगिक जो भाव है, इस अयौगिक भाव को हम मूल भाव भी कर सकते हैं, यानी वह मूल भाव जो किसी प्रत्यय या किसी अन्य शब्द के सहयोग से नहीं बने हैं, अपने मूल रूप में यदि कहीं लिखे गए हैं, मूल रूप में यदि कोई मनोभाव लिखा गया है तो वो तो अयौगिक है, यानी उसमें किसी प्रत्यय के सहयोग से कोई शब्द नहीं बना है, अपने मूल रूप में लिखा है। जैसे हमने शब्द लिख लिया, क्रोध शब्द लिखा, ये जो क्रोध शब्द है इसमें किसी भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। घृणा शब्द लिखा है, इस घृणा शब्द में किसी प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यह अयौगिक या हम कह सकते हैं कि मूल भाववाचक संज्ञा है। अयौगिक कह सकते हैं या मूल भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। अब यौगिक जो क्रिया है वो यौगिक क्रिया किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या हम कह सकते हैं क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के पीछे यदि कोई प्रत्यय जुड़ता है और उस प्रत्यय के जुड़ने से यदि कोई भाववाचक संज्ञा बनती है, इनके पीछे प्रत्यय के जुड़ने से यदि कोई भाववाचक संज्ञा बनती है तो वो यौगिक भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। इस यौगिक भाववाचक संज्ञा को निर्मित भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। निर्मित भाववाचक संज्ञा भी इनको कहा जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है, प्रत्येक के जुड़ने से यदि कोई क्रिया बनती है, जैसे किसी का नाम है, हमने लिख दिया कंस, शिव और कंस सामान्य नाम है, ठीक है ना, और इससे के पीछे त्व प्रत्यय जोड़ दिया, शब्द बना दिया हमने कंसत्व, है ना, और दूसरा यहाँ शिवत्व शब्द बना दिया, कंसत्व और शब्द बना दिया शिवत्व। तो ये जो शब्द है कंसत्व है या शिवत्व जो शब्द है ये भाववाचक शब्द आ गया। बच्चा शब्द है, पन प्रत्यय जुड़ गया, बच्चा से क्या बन गया, बचपन शब्द बन गया, बच्चे से क्या बन गया, बचपन शब्द बन गया। तो ये प्रत्यय जुड़ने से जो शब्द बनता है वो यौगिक भाववाचक के अंतर्गत या हम कह सकते हैं निर्मित भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द है जिनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। हमने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के बारे में बताया था। भाववाचक संज्ञा के रूप कैसे बनते हैं उनके बारे में हमने बताया। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे उसके बारे में। अब भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनती है मैंने आपको बताया था। संज्ञा में भी व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक कैसे बन जाती है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बन जाती है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बन जाती है और क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनते हैं, उनके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। तो यहाँ हमें ध्यान में रखना है, सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनना। व्यक्तिवाचक से भाववाचक बनना मतलब राम व्यक्ति है तो इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ता है, ये यौगिक क्रिया हो जाएगी, निर्मित क्रिया हो जाएगी। तो ये यौगिक क्रिया कैसे बनती है
यौगिक भाव कैसे बनता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो राम में प्रत्यय जुड़ने से शब्द बनता है रामत्व। रामत्व जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाएगा। और राम जो है वो किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाएगा। तो ये प्रत्यय जुड़ने से ये जो शब्द बनता है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाएगा। ये भाववाचक संज्ञा। कृष्ण शब्द है, कृष्ण में त्व प्रत्यय जुड़ता है तो ये कृष्ण कृष्णत्व शब्द बन जाएगा, ये भी भाववाचक शब्द है। रावण है, ता प्रत्यय जुड़ जाएगा, रावणता शब्द बन जाएगा। इसमें रावण में रावणता बन जाएगा। ईश्वर है में यह प्रत्यय जुड़ने से ऐश्वर्य शब्द बन जाएगा, ऐश्वर्य जो शब्द बन जाएगा ये भाववाचक संज्ञा यानी व्यक्तिवाचक जो शब्द है वो प्रत्यय जुड़ने से भाववाचक में बदल जाते हैं। तो ये जो शब्द है इधर वाले ये भाववाचक संज्ञा को प्रकट करने वाले शब्द है। दूसरा, इसी में जातिवाचक संज्ञा के शब्द प्रत्यय जुड़ने से भाववाचक में बदल जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा के जो शब्द है वो प्रत्यय जुड़ने से भाववाचक में बदल जाते हैं। जैसे मित्र है, ता प्रत्यय जुड़ गया, शब्द बन जाएगा मित्र का। मर्द है, मर्द में अंगी प्रत्यय अगर जुड़ जाएगा तो शब्द बन जाएगा मर्दानगी, शब्द बन जाएगा मर्दानगी। मनुष्य शब्द है, वह प्रत्यय जुड़ जाएगा, शब्द बन जाएगा मनुष्यत्व। ये सब के सब भाव को प्रकट करने वाले शब्द है। भक्त, ई प्रत्यय जुड़ जाएगा, शब्द बन जाएगा भक्ति, भक्ति भाव को प्रकट करने वाला शब्द है। भक्त एक जाति को प्रकट करने वाला शब्द है, लेकिन भक्ति एक भाव है। बूढ़ा एक जाति को प्रकट करने वाला शब्द है, लेकिन आपा प्रत्यय जुड़ जाएगा तो शब्द बन जाएगा बुढ़ापा, शब्द बन जाएगा बुढ़ापा एक भाव है, दशा है, दशा का नाम है। बच्चा है, बच्चा एक जाति को प्रकट करने वाला शब्द है, लेकिन पन प्रत्यय जुड़ जाएगा तो शब्द बन जाएगा बचपन। ये बचपन भाववाचक संज्ञा को प्रकट करने वाला शब्द है। तो यहाँ हमें ध्यान में रखना है, यही प्रश्न अधिकतर परीक्षा में पूछा गया, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक से बना हुआ भाववाचक है, कौन सा जातिवाचक से बना हुआ भाववाचक है, सर्वनाम से बना हुआ भाववाचक संज्ञा कौन सी है, विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कौन सी है, क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कौन सी है। यही प्रश्न अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। वकील शब्द है, जाति है, वकालत भाव है, वकील जाति है, लेकिन वकालत जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। अतिथि एक जाति है, लेकिन आतिथ्य जो शब्द है ये भाव को प्रकट करने वाला शब्द है। नौकर एक जाति का नाम है, लेकिन नौकरी जो शब्द है वो भाव को प्रकट करने वाला शब्द है। डाकू एक जाति का नाम है, लेकिन डकैती जो शब्द है वो भाववाचक शब्द है। तो यहाँ ये भाव को प्रकट करवाने वाले शब्द है, यानी ये जातिवाचक संज्ञा के शब्द प्रत्यय जुड़ने से भाववाचक में बदल गए, प्रत्यय जुड़ते ये भाववाचक में बदल गए, इनको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत मानेंगे। अब सर्वनाम से भाववाचक बनने वाले जो शब्द है, यानी पहले ये जो अहम सर्वनाम है, अहम को हम प्रथम पुरुषवाचक के अंतर्गत प्रथम मान सकते हैं, मैं को प्रकट करने वाला है निज के अंतर्गत, लेकिन इसमें अहम से यदि शब्द बनता है अहंकार, अहम से यदि अहंकार बनता है तो ये भाव है। अपना है, अपना से अपनापन या अपनत्व का भाव बनता है, अपनापन लिख सकते हैं या अपनत्व, अपनत्व लिखते हैं तो ये भाव। सर्व है, सर्व से हम सर्वस्व बनाते हैं तो ये भाव बनता है। स्व है, स्व से स्वत्व बनाते हैं तो ये भाव है। आप है, आप से ये यहाँ थोड़ा सा गलत है, इसको आप ध्यान में रखना है, ये अपने की जगह है, आप शब्द लिख लिया। निज है ना, निज से निजत्व शब्द, निज से क्या बन जाएगा निज, निजत्व जो शब्द है। मम से ममत्व, आप से हम आपा बना सकते हैं, आपा अपने आप में भाव, आप शब्द से हम क्या बना सकते हैं आपा शब्द बना सकते हैं, है ना। बाकी और कोई शब्द इसमें सेट नहीं होगा, तो आप से आपा शब्द लिखा जा सकता है, आपा भाववाचक शब्द है। निज से निजत्व भाव है, मम से ममत्व भाव है। आत्मन से आत्मीयता शब्द बना सकते हैं, आत्म से
आत्मीयता शब्द बना सकते हैं, ये भाव को प्रकट करने वाले शब्द है। ये सारे के सारे सर्वनाम शब्द है और इन सर्वनाम शब्दों से ये जो बने हुए शब्द है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। अगला जो इसमें माना गया है कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा का बनना। विशेषण शब्द है और उसमें प्रत्यय जुड़ने से ये भाववाचक संज्ञा में बदल जाते हैं। जैसे वीर है तो वीर से बन जाएगा वीरता। अम्ल है, अम्ल से अम्लता, अम्ल से अम्लता। लाल से लालिमा, चालाक से चालाकी। मधु, मधु से मधुर बन जाएगा ये भाव। मधु विशेषण है, मधुर जो बन गया मधुर कर सकते हैं या लिख सकते हैं इसमें मधुरता भी बोल सकते हैं। मधुर से मधुरता भी लिखा जा सकता है, ये भी भाव है। मीठा है तो मीठा से मिठास जो शब्द है ये भाववाचक शब्द है। सुभाग है, सुभाग से सौभाग्य बन जाएगा, ये भाववाचक शब्द है। विद्वान है, विद्वान से विद्वता जो शब्द है ये भाववाचक में। सुंदर है, सुंदर से सौंदर्य, सौंदर्य लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं सुंदरता। ये दोनों के दोनों भाववाचक को प्रकट करने वाले शब्द है। एक शब्द है, विशेषण शब्द है। एकता हमने लिख दिया तो भाववाचक शब्द बन जाएगा। कायर है, कायर विशेषण शब्द है। कायरता लिखा तो ये भाववाचक बन जाएगा। तो यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये सारे के सारे विशेषण शब्द है और इनमें प्रत्यय जुड़ने से ये भाववाचक संज्ञा में बदल जाते हैं। अगला यहाँ पर देखते हैं क्रिया। उड़ना भाव है लेकिन उड़ना क्रिया है, लेकिन उड़ाव जो शब्द है, उड़ाव जो शब्द है ये भाववाचक शब्द है। बचना क्रिया है लेकिन जो बचाव शब्द है ये भाववाचक है ना। तो ये जो क्रिया से इसमें परिवर्तित, गर्जना क्रिया है लेकिन गर्जन जो शब्द है ये भाव है। दुलाना क्रिया है लेकिन दुलावा भाव है, या दुलाव जो है दुलावा लिख सकते हैं, इसको भाव है। दौड़ना क्रिया, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन दौड़ जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है। खोजना क्रिया है लेकिन यह खोज जो शब्द है ये भाव को प्रकट करने वाले शब्द है। तो हम कह सकते हैं इसे बहुत सारे शब्द है जो प्रत्यय जुड़ने से या उनका रूप बदलने से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसी के आगे का टॉपिक लेकर, जिसमें भाव संज्ञाएं जो रूप परिवर्तित कैसे कर लेती है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक कब बन जाती है, भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से लिखी जाती है, जातिवाचक कब व्यक्तिवाचक बन जाती है। तो इनके बारे में हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।